पीपल वी विल टॉक अबाउट द अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पे हमारा आता है देखो यूटिलिटी फंक्शन। व्हाट इज बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन? These facilitates of products are as follows: issue of drafts and checks, locker facility, issue of drafts and checks। आपने कभी बैंक ड्राफ्ट बनाया है? जब आप कभी एग्जाम देते हो या कभी आप कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हो, तो वहां पे पैसा भेजने के लिए या कभी कभी बड़े अमाउंट्स का जो तो ड्राफ्ट बनता है, चेक नहीं बनता है, ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट मतलब समझ में आता है? व्हाट इज ड्राफ्ट? Anybody has any idea about what is a bank draft? चेक और बैंक ड्राफ्ट में फर्क क्या है? देखो, आपका जो अकाउंट है, आप समझ लो 50,000 रुपए किसी को दे रहे हैं। अभी लेट्स से ही इज पेइंग हिम 50,000। सो व्हाट विल ही डू? ही विल बेसिकली इशू अ बैंक ड्राफ्ट इन हिज नेम। तो होगा क्या? बैंक ड्राफ्ट में इनके अकाउंट से पैसा निकलकर इनके बैंक में आ जाएगा। बैंक विल बेसिकली टेक द मनी एंड कीप इट इन इट्स अकाउंट। जैसे ये ड्राफ्ट प्रेजेंट करेंगे वो इनको मिल जाएगा। ठीक है। चेक में क्या होता है भाई साहब? चेक में यू बेसिकली ट्रांसफर, लेकिन बैंक ड्राफ्ट में आपको कैश मिल जाता है। ठीक है। तो ये बैंक ड्राफ्ट होता है। इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट आज की तारीख में बहुत सारा ये सब बहुत कम यूज होता है। आप ऑनलाइन ट्रांसफर ही इतना कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका भाई साहब चेक्स का तो हमको मालूम ही है। लॉकर फैसिलिटी होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मतलब आपके बैंक जो है, तो जहां पे आपका कोई करंट अकाउंट है और उस करंट अकाउंट में बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पे बैंक आपके लिए प्रोजेक्ट फी में रिलीज करता है। मतलब कितने खर्चा हुआ, कितना आपका भाई साहब इनकम हुआ। गिफ्ट चेक्स होते हैं जो आप बेसिकली समझ लो क्लाइंट्स को गिफ्ट देने पड़ते हैं खुश करने के लिए वैसा, तो ये सारे गिफ्ट चेक्स होते हैं। ठीक है। दीज आर बेसिकली गिफ्ट चेक्स। अंडरराइटिंग सर्विसेज मतलब आपके एक टाइप का अकाउंटिंग का प्रोसीजर हो गया ये। अंडरराइटिंग सर्विसेज मतलब हम प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है। गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, तो ये सारे तमाम सर्विसेज हैं और इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नॉट द मेन फंक्शंस ऑफ एनी बैंक, दीज आर द यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ एनी बैंक। ठीक है। सो लेट्स क्विकली इश्यू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। सो अ ड्राफ्ट और अ चेक इज एन ऑर्डर टू पे मनी फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और अनदर बैंक। ठीक है। तो ये बैंक ड्राफ्ट होता है भाई साहब। ठीक है। द ड्राफ्ट्स आर इशूड बाय बैंक्स टू अकाउंट होल्डर्स एंड नॉन अकाउंट होल्डर्स विद चेक्स, व्हाइल चेक्स आर इशूड ओनली टू अकाउंट होल्डर्स। मतलब समझो इनको इन्हें पैसा देना है और इस पैसे का रिकॉर्ड भी रखना है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। लेट्स से ही वांट्स टू पे हिम 50,000, ही हैज टू पे 50,000, ही वांट्स टू कीप अ चेक ऑफ इट। अभी देखो इनके पास क्या है, अगर इन्होंने इनको ऑनलाइन ट्रांसफर माना तो क्या ये प्रूफ रहेगा? इसके अकाउंट से पैसा इसके अकाउंट में गया, प्रूफ है। मैंने तुमको पेमेंट किया है 50,000 का, प्रूफ है। अगर इन्होंने इनको चेक दिया तो भी प्रूफ रहेगा, क्योंकि चेक होगा तो ये चेक को अपने बैंक में प्रेजेंट करेंगे तो इनके बैंक से ये मनी डेबिट होकर इनके अकाउंट में आएगा, वो भी प्रूफ है। लेकिन समझिए अगले का भाई साहब अकाउंट ही नहीं है बैंक में। अगर इनका अकाउंट ही नहीं है बैंक में, देन हाउ विल ही इनिशिएट द पेमेंट? ही कैन पे हिम कैश, बट उसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा। इसीलिए ये क्या करेंगे? इनके नाम का एक बैंक ड्राफ्ट जारी करेंगे। ठीक है। जैसे ही बैंक ड्राफ्ट जारी होता है, इसके अकाउंट से 50,000 रुपए निकल जाएंगे और बैंक में चले जाएंगे, बैंक के पास से। अभी जैसे ही ये अपने बैंक में जाते हैं उस ड्राफ्ट को लेकर, तो बैंक इनको कैश दे देगा, बट देयर इज अ प्रूफ दैट ही हैज टेकन द मनी। ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। सो ये होता है आपका। सो द ड्राफ्ट आर इश्यूज बाय बैंक्स टू अकाउंट होल्डर्स एंड नॉन अकाउंट होल्डर्स। बैंक ड्राफ्ट दोनों को भी इश्यू कर सकते हैं। अगर इनके पास अकाउंट रहा तो भी आप बैंक ड्राफ्ट इनके नाम से बना सकते हैं, अगर इनके पास अकाउंट नहीं रहा तो भी आप बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं। ठीक है। सो बैंक ड्राफ्ट्स आर इशूड बाय बैंक्स टू अकाउंट होल्डर्स एंड नॉन अकाउंट होल्डर्स, व्हाइल चेक्स आर इशूड ओनली टू अकाउंट होल्डर्स। चेक हम किसी को तभी दे सकते हैं भाई साहब जब अगले का कोई अकाउंट हो बैंक में। कहां डिपॉजिट करेगा वो? अगर उसके पास भाई साहब चेक मतलब अकाउंट ही नहीं है तो वेयर विल ही डिपॉजिट? ठीक है। सो चेक्स जो है वो सिर्फ अकाउंट होल्डर्स को ही इशू हो सकते हैं, whereas bank drafts can be issued to both account holders and non-account holders. Are we clear to this one, people? समझ में आ रहा है ये? Okay. So locker facility, अभी हमको मालूम है भाई साहब लॉकर फैसिलिटी होता क्या है? बैंक्स प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स होते हैं जहां पे आप अपनी बहुमूल्य चीजों को रख सकते हैं to customers for depositing their valuables like jewelry, documents, etc. in safe custody of banks. Why? Because bank lockers are far more safer than homes. ठीक है। घर पे तो भाई साहब कोई भी घुस सकता है कुछ, लेकिन बैंक लॉकर्स में बहुत सारे बर्गल अलार्म्स वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होती है, काफी सारा उनका सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स होते हैं। अगर कोई घुसने की कोशिश भी करेगा तो
अलार्म बज जाएगा एंड देयर इज अ डेफिनेट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ज्यादा सिक्योर्ड है चीजें, ठीक है। तो लॉकर फैसिलिटीज एट अ नॉमिनल प्राइस अकाउंट होल्डर्स को दिए जाते हैं, ठीक है। Project reports on behalf of clients, banks sometimes prepare project reports and feasibility studies। तो अगर तगड़ा कोई क्लाइंट है, मतलब बहुत सारा उसका करोड़ों का ट्रांजैक्शन है बैंक में, सो बैंक्स नो दैट ही इज एन इंपॉर्टेंट क्लाइंट, तो इसके लिए वो क्या करेंगे भाई साहब, उनके लिए फ्री में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना कर देते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मतलब कितना पैसा आया किसी प्रोजेक्ट में, कितना पैसा खर्चा हुआ किसी प्रोजेक्ट में, सो दे बेसिकली डू दिस, ठीक है। दीज रिपोर्ट enable firms to get funds from the market as well as to obtain clearance from the government authorities। तो यहाँ पे क्लियरेंस को अचीव करने के लिए और अपनी तमाम चीजों को करने के लिए ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। गिफ्ट चेक्स, एनी पर्सन अकाउंट होल्डर एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स कैन obtain a gift check and gold coins by giving equivalent amount to the bank, ठीक है। तो भाई साहब गिफ्ट चेक्स कैसा होता है, आपने इतना पैसा दिया तो एक गिफ्ट वाउचर मिलता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, जब आप समझ लो किसी को रिवॉर्ड देना चाहते हैं, ठीक है, किसी को, तो उसमें क्या होता है, तो आप बैंक को इतना पैसा देते हैं और बैंक आपके लिए एक गिफ्ट चेक रिलीज करती है, ठीक है। सो एक गिफ्ट वाउचर हो गया, जैसे आप शॉपर स्टॉप में जा सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं, तो ये सारे आपके बैंक्स प्रोवाइड करके देते हैं आपको। दीज आर बेसिकली गिफ्ट वाउचर्स, और ये गिफ्ट वाउचर्स आप जाकर किसी भी, जहां पे भी मतलब ये गिफ्ट वाउचर्स चलते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, वहां पे आप इसको इनकैश करा सकते हैं, इससे कुछ चीज खरीद सकते हैं, ठीक है। सो एनी पर्सन अकाउंट होल्डर्स एज वेल एज नॉन अकाउंट होल्डर्स कैन ऑब्टेन अ गिफ्ट चेक एंड गोल्ड कॉइन्स बाय गिविंग इक्विवेलेंट अमाउंट टू द बैंक। तो ये सब हमने दिया, कुछ गिफ्ट चेक्स लाए और उन गिफ्ट चेक्स को हमने बेसिकली ऑफिस में बांटा, जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है या जिन लोगों ने अच्छा मतलब प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है। सो जस्ट टू रिवॉर्ड देम वी हैव प्रेजेंटेड गिफ्ट चेक्स। नाउ दीज पीपल विल गो ऑन टू दोज रिस्पेक्टिव स्टोर्स एंड परचेस थिंग्स फ्रॉम देयर, ठीक है। Okay. Underwriting services. What are underwriting services? The banks underwrite the issue of securities issued by the companies, ठीक है। तो सिक्योरिटीज क्या होती है भाई साहब, सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो होती हैं, कितने शेयर को कौन परचेज कर रहा है, कितने अमाउंट में, कितने में वो बिका, कितना पैसा आया, तो इसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग मतलब सारा लेखा जोखा एक किसी प्रोसीजर का, ठीक है, अंडरराइटिंग। Okay. If the shares are not fully subscribed, the underwriting bank agrees to take up the unsubscribed portion of the securities। तो समझ लीजिए इन्होंने भाई साहब, इनकी कंपनी है, इन्होंने 100 शेयर्स रिलीज किए पब्लिक इश्यूज, लेकिन उन 100 शेयर्स में 50 ही बिके, 50 बाकी बिके नहीं, ठीक है। तो वो बैंक उनको भाई साहब खरीद लेती है, ठीक है। अग्रीज टू टेक अप द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज। तो अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन को बैंक ले लेती है और कुछ पैसा उनको दे देती है शेयर के वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, नाउअडेज many banks provide gold related services wherein they engage in commercial buying and selling of gold ornaments from customers on a large scale, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे बैंक्स किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, गोल्ड में। many banks provide gold related services wherein they engage in commercial buying and selling of gold ornaments from customers on a large scale। तो गोल्ड के वैल्यू के हिसाब से गोल्ड का बाय और सेल आउट होता है, ठीक है। So these are gold related services. E-banking services, these are now the new thing which have evolved in banking। आज से अगर 10 साल बाद आपके वॉलेट में कुछ पैसा ना रहा तो ये बहुत लाजमी है, ठीक है। There is a high possibility that within 5 to 10 years there will be no wallets because you will not have any paper currency, ठीक है। भाई मेरे यहाँ पे जो रद्दी वाला आता है वो न्यूज़पेपर लेकर जाता है और न्यूज़पेपर के बदले में जो पेमेंट करता है वो गूगल पे से करता है। So why would people need money in the first place, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी करेंसी का यूज कम होता जाएगा और अच्छा ही है, पेड़ भी कम कटेंगे, आरबीआई का खर्चा भी बचेगा, है ना। So all that would happen is all of this is going to go on an online mode। बहुत हैवी ऑनलाइन यूज हो रहा है। ई बैंकिंग सर्विसेज और कन्वीनियंट भी है भाई साहब, मोबाइल भी रखो, पर्स भी रखो, इससे अच्छा मोबाइल ही रखो ना भाई, कन्वीनियंट है ज्यादा, ठीक है। ई बैंकिंग सर्विसेज stands for electronic banking। As the name suggests, the banking operations are computerized under e-banking। It is a result of development in the field of electronics and computers। तो हर फील्ड में भाई साहब आपका एक एवोल्यूशन तो होना ही होना है, एक ही तरीके से हम काम नहीं कर सकते, राइट। वी कैन नॉट, तो अगर एवोल्यूशन ही नहीं हो रहा तो उसका फील्ड मतलब वो फील्ड डेवलप ही नहीं हो रहा है। भाई एक किसान था जो भाई साहब फावड़ा मारकर खेत भाई साहब वो तैयार करता था, आज की तारीख में ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, वो काम मैकेनाइज्ड हो गया है।
सो अगर कोई भाई साहब ब्लैक बोर्ड में लिखता था आज की तारीख में, ये भाई साहब हो गया, इट हैज रिप्लेस द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। सो थिंग्स आर रिप्लेसिंग, हर फील्ड में आपका एवोल्यूशन हो रहा है, तो बैंकिंग में भी आपका एवोल्यूशन हो ही चुका है, ठीक है। सारे फंड्स आज की तारीख में आप इलेक्ट्रॉनिक वे से ट्रांसफर कर सकते हैं। ई बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल बैंकिंग। द एलिमेंट्स ऑफ ई बैंकिंग आर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम्स होते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, आरटीजीएस, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सबने कहीं ना कभी तो यूज किया ही होगा, एटीएम्स। यू हैव क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स आर व्हाट, क्रेडिट कार्ड्स आर बेसिकली कार्ड्स व्हिच यू कैन यूज ऑन क्रेडिट। तो आपको भाई साहब अगर उधारी पे पैसा, तो यही रहेगा, किसी शॉपिंग मॉल में गए और आपको हैवी शॉपिंग करनी है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड को जो बिल होता है वो स्पेसिफिक अमाउंट विद इन अ पर्टिकुलर ड्यू डेट आपको वो पेमेंट करना रहता है, ठीक है। यू कैन यूज डेबिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स में फर्क क्या है? क्रेडिट कार्ड्स में आप उधारी का पैसा ले रहे हैं और वो आप कभी चुकता कर देंगे विद इन योर ड्यू डेट। डेबिट कार्ड में आपका ही पैसा आप यूज कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली अमाउंट विच इज देयर इन योर बैंक, बाय स्वाइपिंग अ डेबिट कार्ड यू आर यूजिंग दैट मनी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में पैसा, ठीक है, ओके। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, आरटीजीएस बोलते हैं। आरटीजीएस मतलब आप में से किसी ने भी नेफ्ट किया है कभी? आरटीजीएस किया है? ऑनलाइन बैंकिंग है बेसिकली आरटीजीएस। आप अगर बैंक में जाते हो, समझ लो आपको फटाफट से किसी को ट्रांसफर करना है, लेट्स से आप मतलब ट्रांसफर से वाकिफ नहीं हो, यू कैन एक्चुअली गो हेड एंड फिल एन आरटीजीएस फॉर्म इन द बैंक और बैंक आपका ट्रांसफर करता है। आप अगर भाई साहब आपके बैंक के वेबसाइट में भी जाते हैं या आप अगर किसी को फंड ट्रांसफर भी करते हैं तो आपको ये सब ऑप्शंस दिखाते हैं, आरटीजीएस का, नेफ्ट का, ये सब ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये हो गया आपका नेफ्ट। इसके लिए भी यही प्रोसीजर है कि आप बैंक में जाते हैं, एक ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का फॉर्म होता है, उसको भरते हैं और नेफ्ट या आरटीजीएस आप सिलेक्ट करते हैं। बेसिकली आपके अकाउंट से पैसा अगले के अकाउंट में जाता है, ठीक है, जो आप आज की तारीख में बैठे बैठे भी कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द बैंक, ठीक है। सो दीज आर नोन एज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स। रियल टाइम मतलब फटाफट, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनएफटी, ठीक है। नेशनल बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग, तो ये तो भाई साहब बैंकिंग जो आपका मोबाइल बैंकिंग होता है उससे। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस, ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे, देखो, दीज आर द ऑप्शंस व्हिच यू विल ऑलवेज सी। वन सेकेंड, ओके, अगर आप देखोगे ये ऐसा बैंक का साइट रहता है, ठीक है। आप अगर समझ लो किसी को फंड ट्रांसफर कर रहे हो, ये आईएमपीएस, यहाँ पे आपका एनएफटी, आरटीजीएस, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। इफ यू आर बेसिकली ट्रांसफरिंग मनी टू एनीवन, ऑनलाइन में भी आपको यही ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप बाकायदा बैंक में भी जा रहे होंगे तो भी आपको वेरियस फॉर्म से ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। इट इज एन इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी बेसिकली, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस, एनईएफटी एंड आरटीजीएस, इमीडिएटली भाई साहब आपके अगले को पैसा मिल जाता है, उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स व्हिच यू कैन इनिशिएट। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वी ऑल नो व्हाट इज एटीएम इज, ठीक है। आई डोंट थिंक वी नीड टू ऑपरेट बाय कस्टमर्स ऑन देयर ओन इन ऑर्डर टू विथड्रॉ और डिपॉजिट मनी, दोनों भी काम हो सकता है, डिपॉजिट भी हो सकता है और विथड्रॉ भी कर सकते हैं पैसा। 24 आवर सर्विस है, ऑल्सो यूज फॉर अदर प्रोसेस सच एज बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ट्रांसफरिंग मनी भी, यहाँ पे मनी ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक, बैंक स्टेटमेंट्स, आप बैंक स्टेटमेंट्स और चेकबुक भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो एवरीबडी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ हैज बेसिकली यूज्ड इट। क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं? इज अ पेमेंट कार्ड, इट enables the holder to buy goods or services without using
एक्चुअल मनी दैट इज कैश, और हम क्रेडिट पे इसको यूज करते हैं। क्रेडिट पे यूज करते हैं मतलब द बैंक इशूइंग द क्रेडिट कार्ड मेक्स पेमेंट टू सेलर एंड द कार्ड होल्डर हैज टू डायरेक्टली मेक पेमेंट टू द बैंक विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी उसका टाइम लिमिट होगा, उसमें उसके ड्यू डेट के पहले ये पैसा जो जिसने क्रेडिट कार्ड यूज किया है, दैट पर्सन विल बी पेइंग इट बैक टू हिज और हर ओन बैंक। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली अ क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आप अपना ही पैसा यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस मनी इज ऑलरेडी देयर इन योर बैंक, बाय यूजिंग अ डेबिट कार्ड यू आर बेसिकली यूजिंग दैट मनी, दिस इज नॉट somebody else's money. ठीक है, so most of the banks offer debit cards as soon as the account is opened. When a debit card is used by the account holder to buy any good or service, the amount is automatically deducted from the customer's account. ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसको हम RTGS बोलते हैं। RTGS is the fastest fund transfer system through the banking channel, wherein transfer of funds takes place from one bank to another bank on a real time and gross basis. तो एक बैंक से दूसरे बैंक पे रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पे भाई साहब फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, RTGS is the fastest fund transfer system through the banking channel, where in transfer of funds takes place from one bank to another bank on a real time and gross basis. Real time means immediate, without any waiting period, कोई भी waiting period के बिना, जो रियल टाइम होता है। ठीक है, ओके। National Electronic Fund Transfer (NEFT). The fund transfer settlement happens at particular timings during working hours. The settlement is done on a half hourly basis. ठीक है, मतलब आधे घंटे में हो जाना चाहिए। आपने अगर यहां से पेमेंट इनिशिएट किया है किसी दूसरे के अकाउंट होल्डर में, तो इट इज बेसिकली डन ऑन अ हाफ आवरली बेसिस। आधे घंटे मैक्सिमम होता है, लेकिन उसको मिल जाएगा पैसा आधे घंटे में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेफ्ट। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड RTGS is that in case of NEFT, the transactions are bundled together, while in case of RTGS, transactions are settled on individual basis. That is, there is no bundling. ठीक है, तो आप नेफ्ट में करते क्या है वैसे, ट्रांजैक्शंस आर बंडल टुगेदर, मतलब बहुत सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ बंडल करके भेजे। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे फाइल्स को एक साथ ही भेज दें हम। ठीक है, सो ऐसे बंडल टुगेदर करके अगर आप भेजेंगे तो टाइम ज्यादा लगता है, सो इट माइट टेक हाफ एन आवर। अदरवाइज RTGS जो होता है वो इंडिविजुअल होती है, देयर इज नो बंडलिंग टुगेदर ऑफ RTGS। ठीक है, सो नेफ्ट और आपके RTGS में मेन डिफरेंस क्या है, सिर्फ बंडलिंग आपका। ठीक है, सो द मेन डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड RTGS इज दैट इन केस ऑफ नेफ्ट द ट्रांजैक्शंस आर बंडल्ड टुगेदर, व्हाइल इन केस ऑफ RTGS transactions are settled on individual basis, that is there is no bundling. ठीक है, net banking and mobile banking. Net banking enables customers to access their own account over internet by logging into the bank's website with the help of computer, laptop or other gadgets. Mobile banking refers to banking over the phone. तो अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं बैंक में और कोई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आपको असिस्ट कर रहा है आपके पूरे प्रोसीजर्स में, दैट इज कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, ये मोबाइल बैंकिंग धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे डिफिकल्ट होता है। आपने कभी किसी बैंक में कॉल किया है, सो यू विल सी काफी सारे आपके IVR ऑप्शंस मिलते हैं आपको। अगर ये करना है तो ये प्रेस कीजिए, ये करना है तो ये प्रेस कीजिए, ये करना है तो ये प्रेस कीजिए। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? फर्स्ट, द बैंक्स आर सेविंग ऑन देयर कॉस्ट। ठीक है भाई साहब, मतलब उनके इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को उनको पेमेंट करना पड़ता है। दूसरा क्या है भाई साहब, आपका फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं। When you speak to a human, IVR में फ्रॉड होने के चांसेस आपके कम है। ठीक है, that is one thing. Okay, so mobile banking refers to banking over the phone, but still you can always call up and clarify your doubts about any transactions or make a stop payment or maybe issue a card for yourself. All these things can be done. ठीक है, immediate payment services, इसको हम IMPS बोलते हैं। IMPS facility allows customers to instantly transfer funds to any other bank account. ठीक है यार, so any other bank account. IMPS facility allows the customers to instantly transfer funds to any other bank account, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में। Okay, select the correct answer from the options given below and rewrite the answers. Services are dash in nature, intangible, homogeneous or separable to intangible. You cannot touch on services. ठीक है, okay. The term bank comes from the dash word banco, which means a bench. Latin, German or French. So this basically comes from the French word. Select the correct answers from the options given below
and rewrite the statements. The RBI was established in dash under the Reserve Bank of India Act 1934. So it was established in 1935. The capital of RRBs contributed by central government. RRBs कौन से होते हैं? रूरल बैंक्स होते हैं ये, ठीक है. These are basically रूरल डेवलपमेंट के बैंक्स होते हैं, ठीक है. कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करती है भाई साहब? 50%, ठीक है. Select the correct answer from the options given below and rewrite the statements. Payment bank can accept demand deposit only up to 1 लाख. 1 लाख से ज्यादा नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ठीक है. पेमेंट बैंक्स मतलब जैसे आपके पेटीएम हो गए, एयरटेल पेमेंट हो गया, ठीक है, फोन पे हो गया, ये सारे आपके पेमेंट बैंक्स हैं. दे कैन नॉट एक्सेप्ट और मेक अ पेमेंट ऑफ मोर देन 1 लाख, ठीक है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन ऑन विच अकाउंट? करंट अकाउंट. जो बिजनेस का अकाउंट होगा उसी में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगा, सेविंग्स अकाउंट में नहीं होता है, ठीक है. ओके, select the correct answers from the options given below and rewrite the statements. Dash term loans are for a period of 1 to 5 years, long, medium और short, ठीक है, medium और ठीक है 1 to 5 years, और long term loans beyond 5 years होते हैं, short term loans till 1 year, ठीक है. ATM stands for automatic teller machine, anytime money और automatic teller money, so it will be automatic teller machine, ठीक है. Write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. The services which help in successful running of business. तो इनको हम क्या बोलेंगे? These are known as business services, जिस नाम पे आपका ये चैप्टर है. A financial institution dealing with deposits, advances and related services, obviously bank, ठीक है. An example of foreign bank, कोई भी एग्जाम्पल? HSBC हो गया भाई साहब, ठीक है, सिटी बैंक हो गया, all these are foreign banks, ठीक है. So these are basically foreign banks. Write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. The act under which cooperative banks are registered, that is called Indian Cooperative Societies Act, ठीक है, Indian Cooperative. A bank which monitors activities of district bank and credit cooperative societies. आरआरबी होगा कि आपका भाई साहब स्टेट लेवल का बैंक होगा? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है. दिस बेसिकली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. स्टेट कोऑपरेटिव के नीचे रहेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के नीचे रहेंगे आपके भाई साहब सीसीएस, ठीक है. तो आपके क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी. इन इंडिया डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द मॉनेटरी पॉलिसी. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेम्स द मॉनेटरी पॉलिसी. कितने नोट्स छपेंगे, कितना भाई साहब आपका नोट्स रिलीज होगा सिस्टम में, ठीक है. Dash banks facilitate mergers and acquisitions by undertaking research and providing advice on investment decisions. So that will be which bank? अरे investment bank कल पढ़ा था भाई साहब. There is a third type of bank which is known as investment bank. ठीक है, तो ये these are the ones which do this. These are investment banks. The aim of dash banks is to provide financial inclusion to sections of the economy not being served by the others. तो आपके स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं, क्या बैंक्स बोलते हैं इनको? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. दीज आर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. और हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे क्लासेस हैं या इंडिविजुअल्स हैं who have not been catered to and they are basically for catering them. Okay. In case of a dash account with the bank, the excess amount after a particular limit gets automatically transferred to fixed deposit. एक्सेस अमाउंट, ठीक है, इन केस ऑफ अ मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोलते हैं हम इसको, ठीक है. होता क्या है, जैसे समझो कि आपको सेविंग्स में ज्यादा पैसा नहीं रखना है क्योंकि सेविंग्स में इंटरेस्ट कम है, लेकिन कुछ आपको हाथ खर्च के लिए रखने पड़ेंगे. तो आप क्या कर रहे हो, सेविंग्स में आपका जैसे ही 2000 से ज्यादा होता है, आपने सेविंग्स अकाउंट की लिमिट डाल दी, इसको मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट बोलते हैं. तो 2000 का लिमिट डाल दिया आपने, जैसे ही 2000 से ज्यादा होता है वो ऑटोमेटिकली फिक्स्ड अकाउंट में चला जाएगा. एनी अमाउंट ऑफ मनी विच इज बेसिकली मोर देन 2000 or maybe 5000, ठीक है, whatever amount or limit you are fixing, beyond that amount it will automatically go to fixed deposit. आपका automatically fixed deposit में चला जाएगा, ठीक है. So that is called multi option deposit. That is called multi option deposit. Okay. तो आपका देखो भाई साहब, define bank, explain different types of banks. बहुत ही repeated question है देखो, ठीक है. So many years it has been asked. So banking refers to accepting money deposits from public for the purpose of lending or investment. These deposits are repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft or otherwise, ठीक है. So आपके कौन कौन से बैंक्स हो गए? There are different types of banks. हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, ठीक है. Then we have commercial banks. Commercial banks के एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे?
ICICI, HDFC एक्सेट्रा। कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं। रीजनल रूरल बैंक्स विच बेसिकली सपोर्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर और द रूरल एरियाज। इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इनकी स्पेशल सर्विस होती है, ये मर्जर्स, एक्विजिशंस वगैरह इन सबको सपोर्ट करते हैं। रिसर्च बताते हैं किस चीज में कभी क्या इन्वेस्ट करना है। सेविंग्स बैंक जो हम सबके पास ही होता है, ठीक है। एक्सचेंज बैंक्स होते हैं। Then we have specialized banks about which we have already gone through. State the functions of commercial banks, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम ऑफ मनी फ्रॉम द कस्टमर्स एंड ऑब्वियसली ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। डिपॉजिट्स आपके कितने टाइप के होते हैं, दो, टाइम एंड डिमांड, ठीक है। टाइम डिपॉजिट मतलब एक फिक्स डिपॉजिट होता है, डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग्स अकाउंट हो गया आपका, ठीक है। डिपॉजिट्स में आपके फिक्स डिपॉजिट में क्या क्या आ जाते हैं, एक तो होता है भाई साहब आपका फिक्स डिपॉजिट और दूसरा क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। ओके, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स जनरली आपके 1 ईयर से ज्यादा वाले होते हैं, ठीक है। और एडवांसेस क्या होते हैं, जनरली 4 मंथ्स टू 1 ईयर, तो इनको हम एडवांसेस बोलते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, एजेंसी फंक्शंस होते हैं, दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस। ओके, सो नाउ वी विल कम टू द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज बेसिकली इंश्योरेंस। इन सारे तमाम चीजों को आप देखोगे, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑल दीज आर इनटैंजिबल थिंग्स, इनको आप छू नहीं सकते हैं। इनका भाई साहब सर्विसेज हैं, दे बेसिकली प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस भी आपकी आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस मतलब यू नो अभी मेरी मॉम बीमार थी कुछ 1 हफ्ते के लिए एंड शी वाज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल एंड बिल भाई साहब 5 दिन के लिए या 6 दिन का, 6 दिन का कुछ बिल, सारे मेडिसिनल एक्सपेंसेस लेके 1,86,000 आ गया। So 1,86,000 was the entire bill और लकीली मेरे नाम का इंश्योरेंस था जिसमें वो इंक्लूडेड थी, तो उसमें पे ऑफ हो गया। अप्रोक्सीमेटली मुझे सिर्फ 15,000 ही देना पड़ा, तो बाकी अमाउंट वाज टेकन केयर ऑफ बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सो हैड इट नॉट बीन देयर देन इट वुड हैव टेकन अ मेजर टोल ऑन माय फाइनेंसेस, है ना। सो यस, मेरे को कुछ प्रीमियम देना पड़ता है हर साल, समझ लो 20,000 22,000 मुझे एक प्रीमियम भरना पड़ता है, और उस 22-23,000 के हिसाब से मेरी 4-5 लोग भाई साहब कवर्ड है उसमें मेरे फैमिली में। सो इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली आपके जो मेडिसिनल इंश्योरेंसेस हैं। आपको इंडिया में आप जैसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और फिर आपका भाई साहब उसका बिल बनता है, फिर वो बिल जाता है आपके इंश्योरेंस क्लेम के लिए, फिर क्लेम से पैसा आता है, जितना डिफरेंस होता है वो आपको पे करना पड़ता है। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस इज। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे, आपको पहले इंश्योरेंस को सिक्योर करना पड़ेगा, आपका इंश्योरेंस है कि नहीं, उसके बाद आपकी बात होगी, आपकी बीमारी की बात होगी, आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे कि नहीं, वो सब देखा जाएगा। फर्स्ट टॉक वेदर यू हैव इंश्योरेंस और नॉट। आपका भाई साहब इंश्योरेंस है तभी हम आपके इलाज की बात करेंगे, अदरवाइज हम आपको खड़ा भी नहीं करेंगे। दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। सो वाजिब सी बात है कि भाई अगर कल को पैसा नहीं दे पाए तो क्या करेंगे उस बीमार आदमी का। जैसे आपके डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स का एक खर्चा है, अगर वो कल को नहीं दे पाया, समझ लो वो 2 दिन के लिए एडमिट होने आया था और बीमारी चल गई लंबी और उसको भाई साहब 20 दिन तक एडमिट रहना पड़ा, ऑब्वियसली बिल्स हाई हो जाएंगे, शायद उसकी प्लानिंग नहीं हो पाई या वो पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाया, तो व्हाट विल यू डू विद दैट पर्सन। क्या उसको और रखोगे? जैसे होटल में तुमने खाना नहीं खाया तो हम क्या करवा सकते हैं तुमसे, बर्तन मजवा सकते हैं भाई साहब, और क्या करवा सकते हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू। लेकिन जो बीमार आदमी है उसके साथ आप क्या करेंगे। तो इसीलिए दोनों पार्टीज के लिए, आपके हॉस्पिटल के लिए भी और आपके पेशेंट के लिए भी इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ हॉस्पिटल्स के नहीं, और भी बहुत सारी चीजें जिसमें इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस, भाई साहब अचानक भयानक आग लग गई हो, पूरी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई हो, ठीक है। और marine insurance is not something that normal people or rather civilians would need. Marine insurance is a different thing altogether. सबसे कॉमन भाई साहब व्हीकल इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस तो है ही, व्हीकल इंश्योरेंस, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, आपका जो गाड़ी है उसका अगर लॉस हुआ, ठीक है, आपकी गाड़ी कुछ, आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, वो गाड़ी रास्ते पे खड़ी थी, किसने आके ठोक दिया उसको, तो भाई साहब एक लॉस हो गया आपका, उसको कवर करने के लिए आप बेसिकली इंश्योरेंस में अप्लाई करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। मेडिकल का समझ में आ गया। मेडिकल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस आर डिफरेंट थिंग्स। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। देखो
अगर किसी मतलब समझ लो इनके फैमिली में ये अर्निंग मेंबर है और एनीवन, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनीवन, अगर कोई इंसान है जो अर्निंग मेंबर होता है, अगर द पर्सन लूजेस हिज इनकम और द पर्सन लूजेस हिज लाइफ, तो इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली उस इंसान को तो रिप्लेस नहीं कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक मोटा पैसा फैमिली को दे सकती है, ठीक है। फॉर एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट इफ अ पर्सन हैपेंस टू लूज हिज लाइफ, देन इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेट्स फॉर द मनी, और इसी को हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर and the insured, whereby the insurer agrees to compensate the insured against the loss on account of unforeseen future event, ठीक है। अनफोर्सीन फ्यूचर इवेंट मतलब देखिए, मेडिक्लेम अगर मैं करा रहा हूं और 20,000 भर रहा हूं, तो हो सकता है मेरे परिवार में पूरे साल भर कोई बीमार ना पड़ा हो, वो 20,000 गया भाई साहब, उससे कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर पड़ गया तो तब तो भाई साहब वांदे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रीमियम हम देते हैं हर इंश्योरेंस पॉलिसी का, क्यों? क्योंकि लाइफ इज अनफोर्सीन, इट इज अनप्रेडिक्टेबल, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एंड मोस्ट ऑफ अस आर फाइनेंशियली नॉट दैट प्रिपेयर्ड, और अगर हम होते भी हैं तो अचानक से हमारा बैंक खाली हो जाए, फिर उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स, अनफोर्सीन फ्यूचर इवेंट। फॉर दिस इंश्योर्ड पेज अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी ऑन अ टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर, एक पर्टिकुलर पैसा फिक्स्ड तरीके से भाई साहब प्रीमियम के हिसाब से जाता है, ठीक है, टू गेट इंश्योर्ड, ठीक है। ओके, सो सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस: इंश्योर्ड, इंश्योरर, प्रीमियम, पॉलिसी, क्लेम, प्रपोजल और सब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है। सो इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड इज द पर्सन टू होम कॉम्पनसेशन इज टू बी पेड इन केस ऑफ अ लॉस। तो अगर भाई साहब कोई लॉस हुआ है, जिस भी पॉलिसी के हिसाब से जो भी लॉस हुआ है, वो अमाउंट इसको पेमेंट होगा, he will be the one who will get it. So insured is the person to whom compensation is to be paid in case of a loss, that is a person who is protected against certain losses. Who is the insurer? Insurer is the firm or person who agrees to compensate the insured against losses for a consideration. तो इंश्योरर कौन होता है? जो कंपनी होती है भाई साहब, ठीक है, जो कंपनी इंश्योर्ड को पैसा दे रही है, क्यों? क्योंकि उसने अपना प्रीमियम भाई साहब भरा हुआ है, ठीक है। सो अगेंस्ट कॉम्पनसेट अगेंस्ट द लॉसेस फॉर अ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन क्या है? द प्रीमियम अमाउंट दैट द पर्सन इज पेइंग, ठीक है, द प्रीमियम अमाउंट दैट द पर्सन इज पेइंग। इंश्योरर इज नोन एज द अश्योरर, ठीक है, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। सो एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बालाजी, अलियांस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारे आपके इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है। दीज आर ऑल इंश्योरेंस कंपनीज। प्रीमियम इज what is premium, people? Premium is the consideration for which the insurer agrees to insure the insured. तो प्रीमियम इज द कंसिडरेशन, इसी को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। ये प्रीमियम जब तक भरता रहेगा इंसान जिसने भी इंश्योरेंस लिया है, till the time the premium is getting paid on a regular basis, the policy will be active, and any untoward or unforeseen event that happens, the insurer will pay the insured till the time the premium is received, ठीक है। Okay, so it is paid by the insured to the insurer. Policy, now what is policy? Policy basically एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होते हैं कि अगर कल को कोई भी अनफोर्सीन इवेंट होता है, चाहे आप व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहे हो, चाहे लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हो, चाहे भाई साहब आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रहे हो, फॉर एनी, ठीक है, फॉर एनीथिंग, अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट होता है तो उसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको बेनिफिट्स, ठीक है, और क्या प्रीमियम आप भरने वाले हैं, कब तक भरने वाले हैं। सो पॉलिसी इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। तो इंश्योर और इंश्योरर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जब भी हम कोई पैसे का लेन देन करते हैं तो ऑब्वियसली वी विल ऑलवेज हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई साहब कोई भाड़े पे आपने दुकान ली या घर लिया तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई होम लोन लिया तो उसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन on which there is a beneficiary and there is a person who receives the money in the bargain, there has to be a contract. तो इंश्योरेंस का भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? That is known as the insurance policy. Are we clear to this one, people? ठीक है, okay. It is a document which includes terms and conditions of the insurance contract. So जो भी आपके terms and conditions हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे इसमें प्रॉपरली मेंशन्ड होते हैं, ठीक है। क्लेम, तो
तो आपका भाई साहब, अ क्लेम इज द डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट और मिसशैप। ठीक है, तो क्लेम क्या होता है भाई साहब? क्लेम इज बेसिकली अ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। ये इंश्योर्ड इंश्योरर को भाई साहब कर रहा है टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट और मिसशैप। कोई भाई साहब दुर्घटना घट गई, ठीक है, तो अनफोर्सीन इवेंट और लॉस के अगेंस्ट में भाई साहब ये कॉम्पनसेट करेगा। सम अनटूवर्ड इंसिडेंट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ विच द इंश्योरर और द इंश्योर्ड इज बेसिकली इन नीड ऑफ मनी एंड द इंश्योरर विल बेसिकली कॉम्पनसेट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्लेम। जितना जिसका क्लेम रेट, हर इंश्योरेंस कंपनी की एक क्लेम रेट होती है। ठीक है, आप जाकर भाई साहब चेक कर सकते हैं इस चीज को कि क्लेम रेट क्या है, कितना टाइम पीरियड लिखता है। तो हमारी आंखें ठीक है, कितना भाई साहब टाइम लगता है, बट जितना आपका टाइम ज्यादा लगेगा उतना ही क्लेम रेट आपका भाई साहब वीक होगा और उतना ही लोग उससे इंश्योरेंस नहीं लेंगे। ठीक है, सो क्लेम परसेंटेज, क्लेम रेट, दीज आर थिंग्स। Proposal is the written request which is made by insured to the insurer to issue an insurance policy। आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं इंश्योरेंस लेने से पहले और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल। ठीक है, सो प्रपोजल इज द रिटन रिक्वेस्ट विच इज मेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मेरे नाम का एक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कीजिए, दिस इज बेसिक। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कहीं कहीं पे आपका मेडिक्लेम लगता है, कहीं कहीं पे भाई साहब आपका जो आप कितने फिट हैं वो लगता है। ठीक है, मैं अगर कैंसर से भुगत रहा हूं एंड आई एम टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी और मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, कल को जो भी कॉम्प्लिकेशंस होगा, इज द इंश्योरेंस कंपनी गोइंग टू पे? नो, क्योंकि आपने डिक्लेयर ही नहीं किया था भाई साहब कि आपको कैंसर है। जब आपने ये इंश्योरेंस पॉलिसी लिया था तब आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है कि आपको कैंसर है, हाउ कैन वी टेक इट? तो हम ये सारी चीजें हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप इंश्योरेंस फॉर्म भर रहे हो, बी एज क्लियर एज पॉसिबल। कल को कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका प्रीमियम अगर ज्यादा जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन कम से कम जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो पैसे तो आ जाएंगे, अटकेंगे नहीं अंडर द प्रिटेंशंस कि आपने ये नहीं डिक्लेयर किया था, आपने वो नहीं डिक्लेयर किया था, तो अभी हम क्यों दे पैसा? ठीक है, ओके, सो इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट व्हिच इज मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, once the policy is issued, the insured is protected against specified risks। ये चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है, these are the things which are basically going to get covered। किसने वो मूवी देखी है पहली वाली, ओ माय गॉड? तो उसमें परेश रावल का आर्ग्यूमेंट था, व्हेन यस बेसिकली वो भूकंप आता है और उसका दुकान गिर जाता है, तो कोर्ट में मतलब इंश्योरेंस कंपनी उसका इंश्योरेंस नहीं दे रही है, पूरा दुकान उसका डैमेज हो गया, धंधा चौपट हो गया। तो अभी अगर वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता, भाई साहब क्यों नहीं मिलेगा? तो कोर्ट में वो इंश्योरेंस पॉलिसी को रीड आउट करते हैं, उसमें लिखा रहता है कि द इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ गॉड। तो मतलब कोई भी नेचर का एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। भूकंप आ गया तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दीज आर थिंग्स। कौन से रिस्क को हम कवर कर रहे हैं? रिस्क तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, कौन से रिस्क को हम कवर कर रहे हैं ये इंश्योर्ड को भी जानना जरूरी है, और कितने में कवर करें ये सारी चीजें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। इंश्योरर और इंश्योर्ड में भाई साहब पूरा तालमेल बैठना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक रिस्क आर कवर्ड। सब्जेक्ट मैटर, इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटाइटी अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन। तो सब्जेक्ट मैटर मतलब कभी कभी आपका हेल्थ के लिए आप क्लेम लेते हैं, इंश्योरेंस मेडिकल पॉलिसी लेते हैं, या कभी कभी आप लाइफ को इंश्योर करवाते हैं, या कभी कभी आप व्हीकल को इंश्योर करवा रहे हैं, कभी कभी आप बिल्डिंग को इंश्योर करवा रहे हैं, कभी कभी आप कोई महंगी चीज को इंश्योर करवा रहे हैं। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन। तो सब्जेक्ट क्या है, किसके अगेंस्ट में पॉलिसी लिया जा रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। So insurance is a contract between the insurer and the insured, whereby the insurer agrees to compensate the insured against the loss on account of unforeseen future event। तो कोई भी फ्यूचर इवेंट अगर घट जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, इट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। तो कोई भी फाइनेंशियल लॉस को कवर करने के लिए इंश्योरेंस है, पर्सनल लॉस को नहीं। ये समझ लीजिए इसको। ठीक है, कि भाई देखो अगर लॉस होता है, समझ लो कोई इंसान अगर मर गया कोई भी एक्सीडेंट में या कुछ भी, ठीक है, सो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट कवर द पर्सनल लॉस। पर्सनल लॉस मतलब उसके रिलेटिव्स के साथ उसका जो रिलेशन है वो तो टूट गया ना, दैट कैन नॉट बी कवर्ड। बट whatever money was getting generated by that person, that can be covered by means of insurance. So insurance has the capability of only covering the financial loss, not otherwise. ठीक है, so
It serves as a means of protection from financial loss. तो principle of utmost good faith, principle of insurable interest, principle of indemnity, principle of subrogation, principle of contribution, principle of mitigation of loss and principle of causa proxima. ये सारे आपके principles हैं किसके? भाई साहब इंश्योरेंस के. So principle of utmost good faith, भाई साहब दोनों में ही as per the principle there must be utmost good faith and honesty between the insurer and the insured. जो इंश्योरर है और जो इंश्योर है दोनों में भाई साहब अच्छा खासा तालमेल होना चाहिए. तालमेल मतलब utmost good faith. जो इंश्योर्ड है वो अपनी तरफ से कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन को ना रोके. अगर उसको हाइपरटेंशन है, अगर उसको हार्ट डिजीज है, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस हैं, तो अगर मेडिक्लेम का कोई पॉलिसी ले रहा है तो उसमें उसको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है. क्योंकि कल को कुछ भी हो जाएगा तो ये बोलेंगे भाई साहब ये आपकी हिस्ट्री बता रही है कि आप 6 साल से हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और आपने डिक्लेयर ही नहीं किया है. ये पॉलिसी तो 3 साल पुरानी है. आपका डिजीज जो अभी हुआ है वो हाइपरटेंशन का रिजल्ट है. आप 6 साल से हैं लेकिन 3 साल पहले आपने पॉलिसी ली है और आज आप भाई साहब 1 लाख रुपए मांग रहे हैं आपके हॉस्पिटल बिल्स के अगेंस्ट. हम कैसे अप्रूव करें? क्योंकि आपने डिक्लेरेशन में झोल किया है. अगर आप इसको डिक्लेयर करते थे तो हम शायद ज्यादा प्रीमियम आपसे लेते थे लेकिन आपको उसका बेनिफिट मिल जाता था. ठीक है, तो आप इंसान को देखेंगे जितना उसका उम्र होता जाएगा उतने ही उसका प्रीमियम भी कॉस्टली होता जाता है. The amount of premium that a 20-year-old guy will be paying and the amount of premium that a 40-year or maybe 50-year or 60-year or 70-year would be paying would be very high. क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है वैसे वैसे हम ज्यादा डिजीज प्रोन होते जाते हैं. ठीक है, और हमारे हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ने लगते हैं. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग. सो भाई साहब इंश्योर्ड अपनी तरफ से इंश्योर मतलब ऑनेस्टी रखेगा और इंश्योरर भी भाई जितना कवर होता है उतना ही बताइए. भाई साहब आपने पॉलिसी में सिर्फ एक डिजीज को कवर किया है और आप बोल रहे हैं इंश्योर्ड को भाई साहब आपके कैंसर हो गया तो भी कवर करेंगे, हार्ट अटैक हो गया तो भी कवर करेंगे. ठीक है, आपको भाई साहब एस्थमा हो गया तो भी कवर करेंगे. ये गलत है. ठीक है, जितना आप कवर कर रहे हैं उतना ही बताइए. वॉट एवर द पॉलिसी इज कवरिंग लेट दैट बी वेरी क्लियर. क्योंकि देखो हर पॉलिसी आती है भाई साहब इतने सारे टर्म्स एंड क्लॉज, किसके पास इतना समय है? हु हैज दैट? तो इसीलिए वर्ड ऑफ माउथ जो आप बोलते हैं वही एक्सेप्टेबल है. ठीक है, जो आप बोल रहे हैं समझाने के टाइम पे, पॉलिसी को समझाने के टाइम पे जो आप कस्टमर से बोल रहे हैं वही कस्टमर को समझ में आता है. कौन ऐसा इंसान है जो पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को भाई साहब एकदम एक माइक्रोस्कोप से पढ़े? Nobody has that time, right? सारी चीजों का टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, बट who has a time? ठीक है, सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है इंश्योरेंस कंपनी का और द इंश्योरर, दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द पॉलिसी कि ये कवर होगा, ये प्रीमियम है, इतने साल तक चलेगा, इस इतने सालों में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इतना अमाउंट आपको मिलेगा. दिस शुड बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर. तो इंश्योर्ड के तरफ से भी ऑनेस्टी होनी चाहिए और इंश्योरर की तरफ से ही, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ. मतलब इंश्योर्ड ने सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने बारे में दिया है, अटमोस्ट गुड फेथ, और इंश्योरर ने भी सारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉलिसी इंश्योर्ड को दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. ओनली देन दिस कैन हैपन. ठीक है, बोथ ऑफ देम मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स एक्यूरेटली. सारे मटेरियल फैक्ट्स भाई साहब एक्यूरेटली डिस्क्लोज होने चाहिए. इंश्योरेंस में बहुत सारे झोल हो सकते हैं, होते भी हैं. ठीक है, इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन of the subject matter, while insurer must provide all relevant information regarding terms and conditions of the contract. ठीक है, तो इंश्योरर को भाई साहब सारा इंफॉर्मेशन इंश्योर्ड को देना बनता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इतना पैसा आपको मिलेगा, ये चीजें कवर होंगी, सारा. ठीक है, जो नहीं होंगी वो नहीं होंगी. ठीक है, वैसे ही इंश्योर्ड भी अपनी तरफ से कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है, ऑल कंप्लीट, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन. Principle of insurable interest. As per this principle, the insured must have insurable or financial interest in the subject matter of insurance. अभी देखो यहाँ पे, क्या आप एक ऐसे चीज को इंश्योर कर सकते हैं जिसका कोई फाइनेंशियल मैटर ना हो? जैसे समझ लो, if I am an earning member of my family, ठीक है, and if something happens to me, obviously there will be a financial loss. Can I be insured? Yes, I would be. ठीक है. If I am not an earning member of my family, if I am not earning anything, then can I be insured? मेरे लॉस से किसको क्या फर्क पड़ता है? मतलब फाइनेंशियली नहीं पड़ता है. इमोशनल लॉस हो सकता है बट फाइनेंशियली नो.
ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी अर्निंग नहीं, सपोजिटली आप लोग अर्निंग नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट योर एज, कैन यू बी इंश्योर्ड? बताइए, कैन यू बी इंश्योर्ड? बिकॉज यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग विथ इनकम टू योर फैमिली, राइट? तो इसीलिए आप लोगों का जैसे मेडिक्लेम हो सकता है, बिकॉज इफ सपोजिटली somebody gets admitted to the hospital, there will be medical expenses, ठीक है, that can be covered. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस मिलना थोड़ा सा दुविधापूर्ण है, क्योंकि जिसको लाइफ इंश्योरेंस हम देते हैं उसके लिए इनकम डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। सो एज पर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब जैसे आई एम एन अर्निंग मेंबर, सो आई कैन बी इंश्योर्ड, क्योंकि अगर मेरा लॉस हुआ, इफ आई डाई, देन माई फैमिली गेट्स पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। बट इफ यू आर नॉट एन अर्निंग मेंबर, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं रहा, लेकिन क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब टुडे यू आर नॉट एन अर्निंग मेंबर, टुमारो यू विल बी। Obviously, we are investing money on your studies, we are investing money on your comforts and all, so that tomorrow you can earn for yourself and for the family as well. So, is there an insurable interest out there? Yes, there is. ठीक है, तो वैसे हम कर सकते हैं। तो insurable interest होना चाहिए, मतलब मैं अपने पड़ोसी के नाम पे इंश्योरेंस नहीं निकाल सकता भाई, क्यों? ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा क्यों भाई साहब, आपका उसके साथ क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है? ऑब्वियसली देयर इज नथिंग, ठीक है। मैं अपने बेटी के नाम पे क्योंकि मेरा उसके साथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मैं इंश्योरेंस निकाल सकता हूं, ठीक है। सो दैट इज देयर, या मेरी फैमिली मेरे नाम पे इंश्योरेंस निकाल सकती है, क्योंकि देयर इज अ फाइनेंशियल थिंग विच इज देयर, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। इंश्योरेबल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहेगा तभी आप इंश्योरेंस किसी का निकाल सकते हैं। अगर कोई आपका उल्टा सीधा कुछ भी मनगढ़ंत आप नहीं निकाल सकते। मतलब 1% के लॉस से आपके फैमिली में क्या इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियली, दैट इज देयर, ठीक है। ओके, सच इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट व्हेन इंश्योर्ड डिराइव्स फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट और पर्सन। तो पैसे का लेन देन जरूरी है, मतलब अगर किसी इंसान का डेथ फाइनेंशियल लॉस में रिजल्ट करता है, दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी हैंडल्ड, ठीक है। सो सच इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट, ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है व्हेन इंश्योर्ड डिराइव्स फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट और पर्सन, ठीक है, इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट और पर्सन। देखो जैसे समझो ऑब्जेक्ट कैसा है, कोई गाड़ी, इज देयर अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट फॉर दैट व्हीकल? भाई साहब उस गाड़ी को मैं ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहा हूं, उस गाड़ी को मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, सो इज देयर मनी को रिलेटेड टू इट, ठीक है। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region as shown in the figure. तो यहाँ पे भाई साहब एक rectangular region है। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it crashed inside the lake? ठीक है, तो ये लेक के अंडर क्रैश हुआ हो या लेक में ही क्रैश हुआ हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यहाँ पे कहीं पे भी क्रैश हो सकता है, दिस इज द रेक्टेंगुलर रीजन एंड इट कैन क्रैश इन द लेक एज वेल, ठीक है। ओके, ओ भाई साहब हेलीकॉप्टर आया, ढिशके आओ भाई साहब, वो यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है। तो सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड बेसिकली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, इसको फाइंड करना है हमको, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज क्रैश्ड इनसाइड द लेक? तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये 6 किलोमीटर है, ये आपका भाई साहब 9 किलोमीटर है, ठीक है। दिस इज बेसिकली 6 एंड यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ये आपको दिया हुआ है 4.5 और ये हो गया भाई साहब आपका 2, ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हेलीकॉप्टर हैज एक्चुअली क्रैश्ड इन दिस लेक रीजन? तो आप क्या करेंगे, इस लेक रीजन का एरिया अपॉन इसका एरिया, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 9 इंटू 4.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया, और इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी दिस एरिया? तो आपका देखो यहाँ पे 9 है, 9 माइनस, तो ये 4.5 माइनस 2 ये हो जाएगा इसका ब्रेथ, और 9 माइनस 6 ये हो जाएगा इसका लेंथ। तो इसका लेंथ हो गया भाई साहब कितना, दिस लेंथ विल बी हाउ मच, 3 किलोमीटर्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5 माइनस 2, तो ये हो गया 2.5 किलोमीटर्स। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू 2.5, आर वी क्लियर? तो ये हो गया आपका 7.5 किलोमीटर स्क्वायर।
सो दिस विल बी 7.5 किलोमीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 9 इंटू 4.5, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 2.5 अपॉन 9 इंटू 4.5, है ना भाई साहब, 9 इंटू 4.5, एरिया ऑफ द एंटायर रीजन अपॉन एरिया ऑफ द लेक अपॉन एरिया ऑफ द एंटायर रीजन, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे ये 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 5/27 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। दिस विल बी 5/27। तो 9 इंटू 4.5 लेंथ ऑफ द लेक, ये हो गया 6.5, तो ये हो गया 7.5, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेक 7.5, तो ये हो गया 5/27, ठीक है। ओके, तो थैंक यू हो गया रे।